आइए बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इसमें कुछ बदलाव किया है। जो क्लास 10th का जो चल रहा था, दो सब्जेक्ट एक दिन में चल रहा था, हमने आज से इसमें कर दिया है 3 सब्जेक्ट एक दिन में एक साथ। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे है, उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। हम लोग की जो रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई का, वो एकदम एक्चुअल और परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये क्लास 10th है और ये बॉर्डर है हमारा, इस पे हम लोग को ज्यादा चर्चा करना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है कि हमको कुछ करना है ना। और आपको बता दे, ऑनलाइन में जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा चेला है, होनहार चेला, तो सामने बैठा हुआ है आकर्ष कुमार, है ना। बड़ा तेज है, बड़ा छोटी चुका से पढ़ा है। कभी इसका इमेज भी वायरल करेंगे। एकदम चकोड़ा की तरह दिखता था, लेकिन अब ठीक दिखता है, अब बढ़िया दिखता है ना। और बहुत बढ़िया बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। पहले बहुत ज्यादा फालतूगिरी में रहता था, लेकिन अब जो है ना, इसको समझ में आ गया है कि जिंदगी में आखिर करना क्या है ना। फालतू काम नहीं करता है, लेकिन अब अच्छा लड़का है, अच्छा से पढ़ता है, ठीक है ना। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था एवं इनके समझ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। और बहुत ही मतलब प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है और इसको समझते हैं, देखते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि विकास। अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्थिक इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, रुपया पैसा जिसको बोलते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है अगर आपका खराब हो जाए तो हर चीज चरमरा जाएगा। चरमराना का मतलब समझते ना, चरमरा जाएगा मतलब समझ रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आज इंडिया में इमरजेंसी लागू कर दिया जाए कि इंडिया के पास मात्र 7 दिन का खाने पीने का चीजें हैं, मतलब है, मान लिया जाए 7 दिन के बाद खत्म हो जाने वाला है, यानी हमारी इकोनॉमी पे सबसे बड़ा प्रहार है। मामला यहाँ है। दूसरी नंबर बात, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, उस केस में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना मेला अच्छा लगता है, ना ठेला अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। जब पॉकेट में भरल रहता है ना, तब सब मजा आता है। और जब पॉकेट खाली होता है तो समझ में आता है कि भाई दुनिया में कुछ हो नहीं। ये होता है इकोनॉमी। तो कुल मिलाकर के अब इसका विकास कैसे हम कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में देखेंगे। उससे पहले आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमने एक यहाँ पे एक कोट डाला है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये सबू का अपना संकल्प होना चाहिए कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हर मुश्किल से लड़ेंगे। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हर मुश्किल से लड़ेंगे। 10वीं की इस जंग में हम टॉप करके ही दम लेंगे। ये जो चल रहा है ना हम लोगों का, ये एक जंग चल रहा है, ऐलाने जंग। और ये जंग हम लोग किसके साथ किए हैं? अपने साथ किए, अपने आप के साथ किए हैं। यानी हम लोग अपने में ये जंग किए हैं कि जब तक टॉप करके ही दम लेंगे। मतलब हम लोग इस जंग में कूद चुके हैं, तो हम लोग जीत करके ही दम लेंगे। तब तक लड़ेंगे, तब तक जीतेंगे नहीं। ये संकल्प होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर से कह रहा हूं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हर मुश्किल से लड़ेंगे। यानी कि मुश्किल, आपके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। आप 10वीं क्लास में हैं, कभी घर का काम आ गया, कभी बाहर का काम आ गया, कभी मार्केटिंग आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। सारी मुश्किलात का सामना करते हुए हम लोगों को लड़ना है। दूसरा, 10वीं की इस जंग में हमें टॉप करके ही दम लेना है। यानी कि सारे मामलात को करते हुए, सारे काम को करते हुए अगर आप इस जंग में जीतते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? बाजीगर कहलाएंगे। यानी कि कहा गया है कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यूं समझिए कि हम हारे हुए हैं, अभी हमको जीतना है। तो जीतने के लिए आपको हर संभवतः ट्राई करना है, कोशिश करना है और जीतेंगे भी, ठीक है ना। ऊपर वाले की कृपा होगी तो सब जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे और मन लगा करके हम लोग करेंगे, ठीक है ना।
आगे देखेंगे एक कोट्स और हमने डाला है कि सफलता अचानक नहीं मिलती है। हमने पहले भी बोला था कि सफलता अचानक नहीं मिलती है, सफलता बलिदान मांगती है, कीमत मांगती है। हर चीज की कीमत आपको चुकाना है, ठीक है ना, वो कीमत मांगती है। यह रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होता है। यानी कि हम लोग पूरी साल भर हम लोग कोशिश करते हैं और ये पूरे साल का हमारा क्या होता है, एक रिजल्ट होता है। क्या होता है? पूरे साल का एक हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है, नतीजा होता है। क्लास 10वीं कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि हमने 10वीं पास कर लिया, जंग जीत लिया, अब इसके बाद हमारे साथ कोई जंग नहीं होने वाला है। तो ये गलत सोचते हैं। जंग तो असली स्टार्ट होता है कब? 10वीं के बाद। जंग असली स्टार्ट कब होता है? 10वीं के बाद। बल्कि बड़े सपनों की पहली सीढ़ी है भाई। सपना जो है ना, बड़े सपना अगर आप देख रहे हैं, यानी कि जितना बड़ी सपना उतनी बड़ी प्रॉब्लम। समझ रहे हैं ना बात को? जितनी बड़ी सपना देखेंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा, उतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज से वादा करिए आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं जब तक अपने सपनों को पा न लूं। ये संकल्प आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी कि आपका एंड ऑफ ये जो सेशन चल रहा है ना, ये है ना, ये एंड कब करेगा? उस दिन करेगा जिस दिन आप अपने पैरों पर यानी कि खड़ा हो जाएंगे। अभी आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। किसके सहारे चल रहे हैं? बैसाखी के सहारे। दोनों कखिया में लगा करके चल रहे हैं। और वो बैसाखी का काम जानते हो कौन कर रहा है? आपका आपके मम्मी और पापा कर रहे हैं। आप कामयाब नहीं है अपने पैरों पे, अभी अपने कदमों पे आप खड़े नहीं हैं। आप दूसरे के कदमों से चल रहे हैं, दूसरे की कमाई पे पल रहे हैं, दूसरे की कमाई पे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सफलता एक दिन की नहीं होती है। होता है ना कि बहुत सारे लोग देखता है कि फलानवा चला गया चांद पर, अरे ससुरा चांद पर चल तो गया है, ठीक है, कभी ओकरा पीछे जाके देखा है कि वो कितना मेहनत किया है कि वो चांद पर गया है? ऐसा ही थोड़े ना मेहनत, मतलब कि चांद पे चला गया है, बहुत कष्ट काटा होगा तब जाकर। अब कोई 450 नंबर लेके आ जाता है तो फलानवा का बेटा 400 450 नंबर लेके आया। अरे ससुर तू रहला रील्स बनावे के फेर में, तू रहला रील्स बनावे के फेर में, तो तोरे कहाँ से आई है? दूसरा के बताइए, आप 10th में कितना नंबर लाए थे? फर्स्ट ईयर सेकंड? हम तो भाई ओपन बोलते हैं, हम 10th में बता रहे हैं आपको, हम सार्वजनिक है, हमारा कोई छुपन छुपाई वाली बात नहीं है। 10th में हम मैथमेटिक्स में फेल किए। और बोलिए, हम लाइव बोल रहे हैं। लेकिन जिस चीज में हमने फेल किया उस दिन हमने संकल्प लिया कि उसी चीज को हम अपना हथियार बनाएंगे। क्या समझे? हम लोग फेल करते हैं भाई। यानी कि हमें ठेस लगी तो बुद्धि बढ़ी, अकल बढ़ी। हम पहला ऐसा टीचर हैं जो कि बोल रहे हैं ऑन कैमरा, तुमको बोल रहे हैं कि हमने मैट्रिक में फेल डिवीजन से पास किया। और जानते हो कितने नंबर आए थे मैट्रिक में? 19 नंबर मैथमेटिक्स में आए थे। बाकी सभी सब्जेक्ट में किसी में 78 नंबर है, किसी में 86 नंबर है, किसी में 75 नंबर है, लेकिन मैथमेटिक्स में केवल 19 नंबर आया था। लेकिन जब हम एग्जाम देकर के निकले थे तो हमको याद था कि हमको 56 नंबर से 1 नंबर कम नहीं आने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा कॉपी जो है ना 45 मिनट के लिए मेरा कॉपी छीना गया था, चीट करने के चक्कर में। हाँ, 45 मिनट मेरा कॉपी छीना गया था। 56 नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मुझे पता था कि मुझे 56 नंबर आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हुआ ये, अब एग्जामिनर जो कंट्रोलर होता है, जो चेकर होता है, जो चेक करता है कॉपी, अब वो 56 नंबर दिया कि 36 नंबर दिया, है ना, आखिर 19 नंबर दिया। यानी कि एने के ओने के नहीं। जब टेबलेटिंग किया जाता है ना कंप्यूटर पे, जब नंबर चढ़ाया जाता है ना, तो होता है ना कीबोर्ड में क्या होता है ना कि नंबर सब एक जगह रहता है। हो सकता है एने से ओने से एने हो गया, लेकिन हमने भी हार नहीं माना। हमने तुरंत सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया और फिर हमने 56 नंबर से पास कर गया। 56 नंबर मैंने जितना एनुअल में बोला था ना, वही सप्लीमेंट्री में भी आया, 56 आया। दोबारा बेर में भी 56 से आया।
और हम उससे पास हुए। लेकिन हमने उस दिन एक संकल्प लिया कि हमने जिस चीज में हमको ठोकर लगा ना, मैं उसी चीज को अपना हथियार बनाऊंगा और मैं एक काबिल इंसान बन के दिखाऊंगा। सो मैंने पाया। आज हमको कोई मैथ में फेल करवा दे ना, अब देख लेता नहीं। तो यही तो हम आपको भी बता रहे, यही तो गलती करता है लोग। हमने भी गलती किया, तो हम तो बता रहे हैं ना कि आप वो गलती मत कीजिए। हम आपको ऑन कर रहे हैं ना, हम आपको सचेत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि उस रास्ते में खाई है, आकर्ष बाबू उस रास्ते से मत जाइएगा। आपको लगता है कि ये अपना लिए कह रहे हैं। अगर हम किसी बच्चा को मारते हैं, गलियाते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं, तो हम अपने लिए थोड़ी भगाते हैं, अपने लिए थोड़ी पीटते हैं। मुझे पता है कि जो हमने जो झेलना झेला है ना, वो झेलना आप नहीं झेलिए, वो तकलीफ आप मत झेलिए। आप पहले ही सचेत हो जाइए कि भैया ये बॉर्डर आने वाला है और इस बॉर्डर के लिए हमको पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब बॉर्डर पे जाकर के गन नहीं ना सरियाइएगा, तब जाकर फायर कीजिएगा। आपके पास साल भर समय है बॉर्डर पे जाने के लिए, याद रखिएगा सब कोई। पूरे 1 साल आपके पास समय है बॉर्डर पे जाने के लिए, फायर करने के लिए। हम आपको फायर के लायक बनाएंगे। अब जब आप बॉर्डर पे जाइएगा तो फायर कीजिएगा। फिलहाल अभी आपको अभ्यास की जरूरत है ना, परिश्रम की जरूरत है। अभ्यास भी कीजिए, परिश्रम भी कीजिए। मेहनत कीजिएगा तभी ना अभ्यास कीजिएगा, नहीं परिश्रम कीजिएगा तो अभ्यास कहां से कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए, दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना है ये आप देख लीजिए। इसमें हमने 2026-27 के लिए जो टाइमिंग है, टाइमिंग पे मत जाइएगा। क्लास जो है टाइमिंग पे मत जाइएगा कि कितने बजे से चल रहा है, उससे मतलब मत रखिएगा। टाइमिंग तो बस ऐसे दिया हुआ है, ये गर्मी के लिए है, गर्मी के मौसम में। और क्लासेस पीछे जाएंगे तो ये आपका इस समय में आ जाएगा। ठीक है ना, 7:50 से 8:30, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। पहला जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी कि टीटीएस एमडब्ल्यूएफ में आपका बटा हुआ है। ठीक है ना, एमडब्ल्यूएफ में आपका आ जाएगा मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। फिर दूसरा मैथ्स आ जाएगा, है ना, वेडनेसडे को फिजिक्स आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। तीसरा फ्राइडे को इंग्लिश आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा। अभी तो बोले बाबू आपको कि जब ये आपको 3-3 दिन में बटा हुआ है, टीटीएस एमडब्ल्यूएफ में बटा हुआ है। एमडब्ल्यूएफ का मतलब होगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और टीटीएस का मतलब यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ट्यूसडे में आपको एसएसटी में हिस्ट्री चल रहा है, हिंदी चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है ना, थर्सडे में आपको एसएसटी, हिंदी, केमिस्ट्री, और सैटरडे में आपका ज्योग्राफी, इंग्लिश और बायोलॉजी। यानी कि फ्राइडे को और सैटरडे को आपका बायोलॉजी 2 दिन हो जाएगा, फिजिक्स भी 2 दिन हो जाएगा, केमिस्ट्री भी आपका 2 दिन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आपका 2 दिन हो जा रहा है, हिस्ट्री भी 2 दिन हो जा रहा है, इंग्लिश भी 2 दिन हो जा रहा है, और हिंदी भी आपका 2 दिन हो जा रहा है। अब क्लास जो है ना, समझिए कि कंटिन्यूटी में रहेगा और एकदम बढ़िया से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। यहां तक कि ये सूचना आप समझ गए होंगे, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सुनिएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब ये अर्थशास्त्र कहिए या अर्थव्यवस्था कहिए, इकोनॉमिक कहिए, कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं, यानी कि वस्तु को और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रोडक्शन का भी आप लोग अध्ययन करते हैं, बांटने का यानी कि वितरण का भी करते हैं, और विनिमय का मतलब कि निवेश जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसके बारे में भी, और उपभोग का मतलब कि हम लोग जो लेते हैं। इन सब के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अब हम लोग इसमें जो है देखेंगे कि अर्थशास्त्र के जो पिता थे,
हर आदमी का एक जनक होता है, हमारे भी जनक हैं, आपके भी जनक हैं, हर चीज का एक जनक होता है। जैसे मोबाइल का, ठीक है ना, लाइट का, आपको करंट का, हर चीज का एक जनक है। उसी प्रकार से यानी कि अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आपसे एक सवाल पूछ देगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सवाल अगर आपसे कोई पूछ देगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सीधा बोलिएगा क्या? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक लिखे थे? वेल्थ ऑफ नेशंस। हम भी इन्हीं की तरह एक बुक लिखने जा रहे हैं 10th क्लास का, ऑब्जेक्टिव का, जो कि हम लोग का अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर में प्रकाशित होगा और मार्केट में दुकान पर अवेलेबल मिलेगा। रिटन बाय नौशाद सर, नौशाद सर एंड टीम। उस पर भी हमारा काम चालू हो चुका है और अगले साल आप लोगों को पूरे समझिए कि एक जगह ऑब्जेक्टिव, आपको एक ऑब्जेक्टिव का, जैसे आप और भी प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव लेते हैं ना, पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से आप हमारी भी ऑब्जेक्टिव आप लेकर के पढ़ सकते हैं, फिर धड़ल ले, ठीक है ना। तो इस पे भी हम लोग का काम चल रहा है। इन्हीं की तरह हमको भी एक बुक लिखना है, कम से कम जाते जाते मरते मरते ये भी तो काम करके चले जाए। हाँ, अहो बकल नलका बेच रहा है, हमारा कह रहा है 6 नंबर चप्पल सर आपके लिए लिया देते, वो चोरी के माल, हट गधा कहीं का। अच्छा सुनना, एगो नलका ले लिया में से चुरा के, ठीक बा? कैमरा लगल है अंदर के, देख लो से घुसिया ली है अनरिया में। कौन नलका बताओ तनी? वॉशिंग मशीन वाला जो नलका ना होता है पनिया वाला कसाला, वो वाला एगो ले आइए। ऐसा गलती कर दो मत हो जाना तो बड़ी मार मारे, समझ ले ना वो ऐसा ना। हम देखो हम कहे हैं, ठीक है, हाँ नौशाद सर के नाम बेच दिए, ठीक बा, ले जाके नीलाम कर दिए उन्हें कोठा पर। चल, तो इनके बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। अब आप लोग चाहते हो यार कि एक बार यार नॉन स्टॉप रेडियो भारती की तरह, टीवी की तरह एकदम बक 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 करते रहे, बीच बीच में थोड़ा सा यार होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, थोड़ा मन भी लगता है। हाँ, तुम लोग कहता है खाली खरात पे चढ़ गए तो पढ़ाते रहिए, हट, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बीच बीच में हाइड्रोजन का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, थोड़ा एनर्जी बना रहता है ना। इसी बात पे 10 रुपए लेकर के जिलेबी लाओ, खाया जाए, एक एक को जिलेबी सब कोई खाया जाएगा, 4 जिलेबी होगा उसमें 4 टुकड़ा किया जाएगा, हाँ, और सब कोई खा लिया जाएगा, ठीक है, पानी पी लिया जाएगा, मीठा हो जाएगा, थोड़ा मुंह मीठा हो जाएगा। पुस्तक लिखे थे, ठीक है ना। आगे आता है कि लॉर्ड डलहौजी, ये भी बड़ा सज्जन व्यक्ति थे, लॉर्ड डलहौजी का कथन, फूट डालो शासन करो। ये तो शबनम का आशिक था ये शबनम का क्या था? आशिक था। ससुरा कहा बोला कि फूट डालो और क्या करो? शासन करो। का तो ये सब इंडिया में चला। ससुरा इंडिया के लोग जो है ना बुड़बक था, पहले का लोग सब बुड़बक था। हाँ, आज के लोग होशियार का, आज के लोग महाबुड़बक है, वो बुड़बक था आज महाबुड़बक। पूछो कैसे? पूछो कैसे? ऐसे कि वो लोग तो थोड़े बहुत समझदार थे, थोड़ा बहुत अपनी भाईचारगी को निभाते भी थे, लेकिन आज के ससुरा अंधभक्त है लोग, बुड़बक हो गया है लोग का, एक एक आदमी के प्रति मतलब ठिल्लू हो जा रहा है लोग, है ना बाबा, ठिल्लू, बात समझे ना। अभी देखिए एडम स्मिथ तो कहने के कह दिया कि जहां फूट डालो और शासन करो। हमारा दिमाग कहाँ गे रहे? चोरे गे रहे का? बकरी है कि चोरे चल गे नी? दिमागवा रही तो ई सोचती। अब ई आके इससे कह दिया, वो ओकरा से कह दिया, वो ओकरा से कह दिया, वो ओकरा से कह दिया। अब देखो हुआ क्या? अभी कह दिया कि वो तोरा बारे में हैंग हैंग कहत रखा। अब बकलवा कह दिया ओकरा के, आकर्ष भैया वो जो है ना वो आपके बारे में हैंग बोल रहा था। हाँ, ई जाएगा हुरले न पुरले, है ना, जाएगा, जाकर के क्या करेगा पता है? मारता बड़ा खींच के, का कहलिए रे,
तो कहीं कौन कथी कल हुआ, वो 2-4 फट एकड़ों के खींच दी ना तो रख सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और धड़ल्ले से जाकर के लड़ जाएंगे। तो यही होता है फूट डालो शासन करो, यानी कि दो आदमी को लड़ाओ। कहा गया है भोजपुरी में एक कहावत है कि घर फूटे तो गंवार लूटे। एक और कहावत है कि 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा। 3 आदमी होता है ना, तो उसमें जो तीसरा होता है ना वही विलन होता है। आपका 3 बेटा है, हाँ उस ससुर में वो विलन होगा पक्का, है ना, ये चीज कंफर्म है। दूसरी नंबर बात कि पहले के लोगों में थोड़ी बहुत भाईचारगी थी, लेकिन 2014 के बाद में भाईचारगी बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे सज्जन व्यक्ति आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब एपिस्टन फाइल वाले, ठीक है ना, और आए तो उन्होंने क्या किया, पहले हिंदू को बांट दिए, पहले हिंदू मुस्लिम को बांट दिया उन्होंने, क्योंकि वो भी तो सीख कर आए कहां से, इन्हीं से, ये सज्जन व्यक्ति से सीख कर आए थे। किन से? लॉर्ड डलहौजी साहब से सीख करके आए थे कि भाई शासन कैसे करना है, तो फूट डालना है और शासन करना है। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान को क्या किया, अलग किया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक बात तो सर आप आपके नाम पर, ठीक है, अब सुनो दूसरी नंबर बात। अब इन्होंने बांटने के लिए तो बांट दिया, इन्होंने सोचा कि सभी हिंदुओं का वोट हम ले लेंगे, हिंदू हिंदू कह करके राम मंदिर के नाम पर जीत जाएंगे। अब जीत जाएंगे। और इन सब का स्क्रिप्ट लिखने वाले जो थे उनका नाम है प्रशांत किशोर साहब। बेग छाप, स्कूल का बस्ता छाप, ना स्कूल के बेग छाप, खाता भी नहीं खुला बिहार में, खाता भी नहीं खुला। और इन्होंने 15-15 लाख का भी घोषणा करवाया मोदी जी से कि काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में, जनधन खाते में जाएंगे। अमीना भी इसके इंतजार करती रहेगी कि जनधन खाता में हमको आएगा, 15 लाख आया नहीं, हम भी इंतजार किए, आया ही नहीं। काला धन तो आया नहीं, ऊपर से टैक्स का भरमार लेकर के आ गए। ठीक, दूसरा अभी जो है ये 2026 में 10 साल तो इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, राम मंदिर किया, वगैरह वगैरह किया। अब जब इनके पास ना कोई योजना है, ना कोई रोजगार है, ना कोई काम है, ना कुछ नहीं है, नथिंग, अब ये क्या करते हैं, अब ये लेकर के आ गए हो भाई साहब के UGC, यूनियन ग्रांट कमीशन, अब ये वो बिल लेके आ गए। अब इनका कहना है कि 78% अब 14% है ना, कभी कभी उधर हैंग करता है नहीं। अब इन्होंने सोचा कि जनरल कैटेगरी और OBC SC ST, तो OBC SC ST के जो है ना पक्ष जो है ना ज्यादा है, बात समझे कि नहीं, वो ज्यादा मात्रा में है, और जनरल जो है ना वो कम मात्रा में है। तो मोदी जी ने कहा कि 78% का नाम जरूरी है, 14% का क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। ये सोचा कि 14% का भोटवा ले लेंगे, अब 2026 में 29 में फिर आकर के बन जाएगा, हाँ इनका मामला यही था, सेट था। तो हम बोले सरकार बनाने वाले, हाँ तो भैया हम चले सरकार गिराने। ठीक, अब 14% वाला हो हल्ला इतना ना किया, दिल्ली से लेके यहाँ तक ले, वहां तक ले, सब जगह, हाँ भाई मामला चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या किया है ना, इसके ऊपर स्टे लगा दिया, बोला कि नहीं ये चलबे नहीं करेगा, खत्म, ले बेटा ठोक दिया धर के, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं चलेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। मोदी जी का चाली का हो गया, फेल कर गया। अभी जैसे फेल किया है, कल का मामला फिर आ गया मोदी जी के एपिस्टन फाइल, हाँ अभी मामला आ गया मोदी जी का, HD क्वालिटी का वीडियो आ रहा है। हम भाई सुने, हम देखे नहीं है भाई, हमको ना कुछ कहिएगा लोग भाई, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। भाई यूट्यूब पे देखते हैं,
फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ऐसे बोल दे रहे हैं, हम भी भावनाओं में बह गए हैं, ठीक, पढ़ा रहे हैं, हमको ये नहीं कर रहे, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे। अब ये भाई साहब का नाम इसमें आ गया। अब आप बताइए कि जो देश का मालिक है, जो रक्षक है, वही भक्षक बन जाएगा, तब आप बताइए कि देश का विकास होगा क्या? होगा? अब मोदी जी का नारा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, यही नारा था। लेकिन अब की बार सिमटा के लोग ले आया कहाँ पे? 150 पर लेके आ गया। हाँ, तो बैसाखी की सरकार मोदी जी बना लिए हैं। अब बैसाखी अब टूटने वाला भी है। एने से चंद्रबाबू नायडू, एने से नीतीश कुमार जैसे सलटेगा लोग, मोदी जी का बैसाखी टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगा, कहानी खत्म मोदी जी का। और जैसे मोदी जी का सरकार गिरेगा, सबके सब कहाँ होंगे? जेल के सलाखों के पीछे। क्योंकि इतना ना घोटाला 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 हुआ है ना। अब वो बात तो हम नहीं बोल सकते हैं कि जहाँ मार के मुंगा देगा चाहे क्या करेगा, है ना। लेकिन श्रीलंका वाला हाल जरूर करेगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को क्या किया लोग? नेपाल के प्रधानमंत्री को क्या किया? शेख हसीना को क्या किया? एक जन देखते चलिए ना, वहां पे एकता है, वहां पे हिंदू मुसलमान सब एक है। आप गलत कर रहे हैं तो गलत कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। आप गलत हैं तो गलत को गलत कहने में कोई संकोच नहीं है। वहां हिंदू मुसलमान सब एक होकर के तख्ता पलट दिया कि नहीं पलट दिया? यहाँ पे हमारे जो भक्त लोग हैं, है ना, कहते हैं कि गौमूत्र पियो, गोबर खाओ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं उससे इलाज। तो फिर वही लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, तो उसी से इलाज कर लेता ना, फिर मेडिकल साइंस का आने की कोई जरूरत ही नहीं था। क्यों आया भाई? नहीं आना चाहिए था। लबड़ई वाला काम है ये सब, लोगों को गुमराह करने का बात है। होता है क्या? ससुरा हाथ कट जाए, गोबर में हाथ घुसा दीजिए, टेटनस पकड़ लेगा। अब आप सोचिए कि आपका इतना कोमल जो शरीर है, अंदर में पट पुर्जा है, इतना कोमल है, अब में जाएगा तो क्या करेगा? तहलका मचाएगा कि नहीं मचाएगा? वो तांडव करेगा, तहलका नहीं, तांडव करेगा वो। तो ये सब इन लोगों का कहानी है, बात समझे ना। तो ये जो बीजेपी सरकार है, हम फाइनली अब बोल ही देते हैं, बीजेपी सरकार है जो कि ठीक चलिए, यहां देखिएगा, ध्यान देंगे जब आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया का मतलब समझते हैं क्या होता है? वे सभी क्रियाएं, काम जिनसे हमें का हई आता हो, का होता हो? हई, धन, हम कुछ और ही कहने जा रहे थे, ठीक है ना। वैसा क्रिया काम जिनसे हमें आय प्राप्ति होता है। क्या प्राप्ति होता है? आय प्राप्ति होता है, रुपया पैसा आता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि आर्थिक क्रिया द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे क्या? कृषि, व्यापार, सेवा, बैंकिंग, शिक्षा। अच्छा, ये बताइए, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सेवा है कि क्या है? ये सेवा में ही आएगा। बैंकिंग सेक्टर भी किस में आता है? सेवा में ही आता है। ये भी सेवा कर रहे हैं हम। लगाते हैं आपकी सेवा में 9 साल से। हाँ, आपकी सेवा में हम 9 वर्षों से तत्पर, मतलब कि काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आपकी सेवा में मतलब हम काम कर रहे हैं, यानी कि हम आपका ये कर रहे हैं, ठीक। बदले में हमको क्या मिलता है? हम दोनों का कोरिलेशन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एजुकेशन मिल रहा है,
तो आपको भी मुझसे क्या है, मोह है, माया है, लालच है। हमरो यानी मोह माया लालच है, आपको मुझसे है, हमारा आपसे है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। समझ रहे ना? कृषि कीजिएगा, खेती कीजिएगा तो उससे भी पैसा आपको मिलता है। व्यापार कीजिएगा, रोजगार कीजिएगा, दुकानदारी खोल लीजिएगा तो उससे भी आपको पैसा मिलता है। सेवा, वही बैंकिंग सेवा जो भी हो, शिक्षा पढ़ाना भी क्या है, एक प्रकार का ये है, रोजगार ही है। कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट क्या है, ये भी एक प्रकार का रोजगार है। आप बदले में काम करते हैं, आपको बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। दूसरा कहता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करके क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। अलग अलग काम करके आय को प्राप्त करते हैं। अब कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है ना, कोई मैकेनिक है, कोई पेंटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लेबर है, कोई मजदूरा है, कुछ भी है। किसी प्रकार से वो अपना क्या करता है, आर्थिक क्रिया को क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि अपनी जरूरत की चीजों को क्या करता है, वो पूरा करता है। जब तक आप कमाइएगा नहीं तब तक आपकी अपनी जरूरत की चीजें पूरा नहीं हो सकता है। अब आप सोचिएगा कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और कहिएगा कि भगवान जी हमरा के लिया के दे देंगे, अल्लाह मालिक हमरा के मुंह में लिया के खिया देंगे, होगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? यानी कि आपको काम करना पड़ेगा। इवन इसके लिए आप खाते हैं पीते हैं, निकालने के लिए भी आपको जाके मेहनतें करना है। करना है कि नहीं करना है? हर काम के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। आगे कहता है तथा अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि अपनी जीवन को चलाते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग आदि। अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग जो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वो आता है हमारा कृषि आता है, खेती बाड़ी। क्या आता है? खेती बाड़ी। व्यापार नहीं आता है, शिक्षा नहीं आता है, बैंकिंग नहीं आता है, रेलवे नहीं आता है। ठीक है। प्रारंभिक में आता है, प्रारंभिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि में क्या क्या आता है? पशुपालन आ जाता है, मछली पालन आता है, आदि व्यवसाय आता है। मुर्गी पालन, अंडा पालन, मतलब अंडा पालन नहीं होता, मुर्गी पाल के अंडा परवाया जाता है। ठीक है ना? तो ये सब कहाँ आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अभी तो बात हमको ना मालूम है, ये तोरा मालूम होगा। ये सब सवाल तोरे ज्यादा आता है, हमारा नहीं आता है। आइए, दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग। क्या बोलते हैं? उद्योग, जिसमें कल कारखाना वगैरह ये सब होता है ना। आप छोटा से लेकर के बड़ा कारखाना तक कर सकते हैं, वो सब का आएंगे, औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे, औद्योगिक क्रांति के रूप में। इसके अंतर्गत निर्माण या उद्योग कार्य आता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आता है। चप्पल के मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा के, है ना, आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक लोहा, हाँ, जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, मतलब टेरिटरी सेक्टर नहीं, सेक्टर, है ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सेवा में आ जाएगा आपका क्या? इसके अंतर्गत बैंकिंग आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, रेलवे आता है ना, हवाई जहाज आता है ना। इस सब के सब क्या आते हैं? व्यापार भी किसमें आ जाता है ना। इस सब के सब किसमें आ जाता है? तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। हाँ, इसी में आता है, सेवा में ही तो आएगा ना। इसको सेवा, तृतीय को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। शिक्षा भी सेवा में ही आ जाएगा, ये भी सेवा में आ जाएगा। हम आपकी क्या कर रहे हैं? अभी सेवा ही तो कर रहे हैं, हाँ? बदले में हमको क्या मिल रहा है? ये वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र घटता जा रहा है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, अब आप इस पे बहुत, ये चिंतन वाली बात है, इसको सोचने वाली बात है।
आज के डेट में कितने % लोग किसानी कर रहा है, जरा बताइए तो। कौन किसानी करना चाह रहा है आज के डेट में? कोई नहीं, सब लोग खरीद के खाना चाहता है। सब कोई मेहनत से भाग रहा है और कोई किसानी नहीं करना चाहता है। सब चाहता है कि हम खरीद करके खा ले, तो फिर आएगा कहां से? तो इसीलिए तो सुनने में आया मोदी जी ट्रेड डील किए हैं जिसमें बाहर से अनाज आएंगे। ठीक है, तो भारत का किसान कथी करेगा? नोचेगा क्या? भारत के किसान करेगा, उखाड़ेगा आकि नोचेगा घास? है ससुरा करा। बताओ बताओ, विदेश से आई चाउरा, आटा, दाल, सरसों, तेल। तो यहाँ का किसान कथी करी लोग? आप किसान को उस प्रकार की सुविधा नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से किसान किसानी करना नहीं चाहता। अब दूर पे कोई भी जा रहा है तो कौन करेगा सर? अब देखिए, अब नेता की बात आए तो हाँ, हम एक बात आपको बता रहे हैं। देखिए, धर्म की बात धर्म गुरु करे, मियाँ करे, मौलवी करे, पंडित करे, तब तक तो ठीक है। जिस दिन कोई नेता आकर के धर्म की बात करने लगे, उस दिन समझ लीजिएगा सब कुछ प्रायोजित हो गया है, सब गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, नेता का काम, अब हमारा काम है क्या कि धर्म के प्रचार करना है? हमारा काम है ससुर पढ़ाना। हाँ, शाकाहारी बनो। चलो, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? उत्पादन का जो अधिकार होता है किसको होता है? निजी व्यक्ति को होता है, यानी कि प्राइवेट लोगों को होता है, के पास होता है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये क्या है जो अर्थव्यवस्था, ये क्या है? अभी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसका बागडोर किसके हाथ में है? एक निजी आदमी के हाथ में है। ठीक है ना? अब हमारा दिया मत कहिए, ठीक है? एक निजी व्यक्ति के हाथ में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सभी वस्तुओं पर प्राइवेट कंपनी का अधिकार है। तो हमारे मोदी चाचा भी कहां से सीखे? इन्हीं लोगों से सीखे। भाई, इंडिया के BSNL को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिए। रेलवे को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिए। हवाई अड्डा को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। बोले कि सबको बेच दो। क्या करो? सबको बेच दो। एक दिन समय आएगा कि मोदी जी कहेंगे इंडिया को बेच दो, ये भी प्राइवेट करो, इंडिया को भी प्राइवेट कर दो। ये भी कोई कंपनी आकर के खरीद लेगा हम लोगों को, बोलेगा चल भाई, जैसे अंग्रेजों ने हम लोग को ले लिया था, 3 कठिया प्रणाली लगाया था, है ना, 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है। उसी प्रकार से आएगा कोनो, कहेगा सुनो सर, हमरे मतलब हमरे जैसा हम कहबो वैसे ही तो नहीं के चले के हो। तो भाई पैसा देता ही तो ना तरह के घुमाई। ए बेरा जाना लेके जा तू खेत में, अब 500 रुपए का तू देता रहा दिहाड़ी ओकरा के, ताकि वो अपना मन से काम करी। तो नहीं सुखा बैठ के अगर खैनी है मोले लगा बैठ के, अरे का करता रे फलन वाले, ए ससुर कटबा कि ना कटबा, बड़ी मार मारे, कट धान काटे आयल बड़ा कि खैनी खाए आयल बड़ा, पनपिया ही लेके आयल बड़ा, धान काट। आप पैसा दे रहे हैं तो प्राइवेट है ना है। अब सरकारी में देखिए कोई आता है कहने, आप बैठ के गोड़ झुला रहे हैं। अभी देखिए सर, अभी प्राइवेट है ना, अभी देखिए आपको गांव में खड़ा होने के लिए बोला जा रहा है, पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। तुरंत, मतलब प्राइवेट में तुरंत एक्शन। और एक बात याद रखिएगा, सुन लीजिए, ये प्राइवेट एजुकेशन जो है ना, ये जो है ना, इस देश की बागडोर को संभाल के रखे हुए हैं। ये भी बात याद रखिएगा, ये प्राइवेट संस्था वाले लोग ही पूरे को संभाल के रखे हुए। आइए, अब तक ले हम तो मोदी जी से कहे कि मोदी जी ये वो काम कीजिए, सबको छोड़ दीजिए, ये वो काम ऐसा कीजिए कि मोदी जी कि एजुकेशन को आप प्राइवेट कर दीजिए, लड़का बढ़िया हो जाता, सब पढ़ाई का रेट जो है ना बढ़ जाता, एजुकेशन में होड़ आ जाता। अब आप सोचिए कि कोई 450-500 रुपया लेकर के इतना डेडिकेशन के साथ आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपको 9 महीने के अंदर में सिलेबस समाप्त करके दे रहा है।
और सरकारी एक शिक्षक 65,000 70,000 रुपए का सैलरी उठा करके भी कभी सही ढंग से नहीं पढ़ाता है। इतना देर कोई बोर्ड पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता। जाइए किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर के देख लीजिए, अगर कोई लेक्चरर आपका लेक्चर लेता हुआ दिख जाएगा तो कहिएगा कि जहाँ कोई टीचर ससुरा कुर्सी लगा के बैठल होगा सब। सब कहता है, ओपन कहता है कि हम पढ़ाई चाहे ना पढ़ाई, हम महीनों तो अबे करी। एमे कोई रोके वाला बा? तो मोदी जी तो सब गलतियां करके बैठ गए। शिक्षा को ना प्राइवेट करना चाहिए था, वो अच्छा होता। कॉपी पर टैक्स लगा रहे हैं। हाँ, कॉपी कलम पर टैक्स लगा रहे हैं। आइए अगला देखेंगे, श्रीमती उर्मिला हिक्स ने कहा, हाँ हिक्स नहीं, हिक्स ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं है। आर्थिक वृद्धि शब्द विकसित देशों के लिए, आर्थिक वृद्धि विकसित देश तथा आर्थिक विकास शब्द विकासशील देशों के लिए उपयोग किया जाता है। अब सवाल यह है कि विकसित का मतलब क्या होता है और विकासशील का मतलब क्या होता है? विकसित जो कि टेक्नोलॉजी से परे है, अब विकासशील का जिसके पास टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग का भारत क्या है, विकसित है कि विकासशील है? विकसित है, विकासशील नहीं है। जापान कहती है विकासशील है या विकसित है? विकासशील है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी मारेंगे इसे ससुर कनपट्टा नु गरम कर देंगे। वहां पे टेक्नोलॉजी ये है। हमारे साथ एक और देश आजाद हुआ था जिसका नाम है चाइना। हमारे का साथ ही आजाद हुआ था वो भी। हाँ, चाइना कहां से कहां चला गया, हम लोग अभी a+b के होल स्क्वायर में अझूर के रह गए। आर्थिक वृद्धि सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार आदि में सुधार को दर्शाता है। विकसित देश का मतलब वैसा देश जो पूर्णतः विकास यानी ग्रोथ कर चुके हैं उसे विकसित देश कहते हैं। यानी कि अमेरिका ग्रोथ कर चुका है उसको क्या कहेंगे, विकसित कहेंगे, ठीक है ना। अब विकासशील वैसे देश जिनका पूर्णतः विकास, अरे हम उल्टा बोल दिए करे है, गलती हो गया, नहीं, विकासशील का मतलब जिनका पूर्णतः विकास नहीं होता, यानी कि हमारा देश विकासशील है। विकसित का मतलब कि टेक्नोलॉजी से लैस, उल्टा हो गया था, हमको उल्टा बोला गया है। यानी कि विकसित का मतलब होता है कि उनके पास सारी सुविधाएं से वो लैस हैं। पत्थर को उड़ा सकते हैं, वो आपको भी उड़ा सकते हैं, जैसे कि इजराइल वाला है, यहूदी भुसभुसिया बम बना के सबके फाड़ दिया। ठीक है, अब देखो इजराइल जो है, इजराइल वाला पूरा देश के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। एक और बात, ट्रम्प भाई साहब जो है ना, दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन एक बड़ा से जरूर डरते हैं, इजराइल वाला से। किसे डरते हैं? इजराइल वाला। इजराइल वाला कहता ज्यादा बोल रहा है तो तनिक काटा छीटा खोल दे, पूरा पोले खोल दे। खोलने में बा सब नहीं जाने के पोल खोल के दे ले बा। अच्छा वो खोला है। हाँ, अच्छा 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो 500 और 1000 का नोट जो बंदी किया गया था, उसके बंदी का कोई तात्पर्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन मोदी जी ने किसी के कहने पे इस बंदी को किया था। और ये भी खुलासा होते जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये भी खुलासा हो रहा है, देखते चलिए, बात समझे कि नहीं? तो समझ लिया ना, विकसित का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पूर्णतः विकास नहीं हुआ हो, ग्रोथ नहीं किया हो, ठीक है ना, है ना। यानी कि वैसे देश जो पूर्णतः ग्रोथ कर चुके हैं उसे विकसित देश कहते हैं। जैसे अमेरिका, भारत भी हमारा क्या है, विकसित है, ठीक है ना। विकसित कहां से, विकासशील है। हमने यहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ बा, हमने यहाँ बा कहाँ टेक्नोलॉजी बा, ये तो टेक्नोलॉजी बा कि खाए से ठीक हो जाता है, खाए से ठीक हो जाता है। क्या समझा, नहीं समझा? समझना चाहिए। वैसा देश जो पूर्णतः विकास नहीं हुआ लेकिन वे विकास की राह पर अग्रसर हैं। मतलब हम लोग क्या हैं, अभी विकास की राह पर चल रहे हैं। हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी बन जाएंगे 2047 तक ले। तो 2047 तक ले तू जिंदा रह देखे लगा, हाँ सर रहेंगे, 2026
26 क्या है अभी? 26 और 4 30 5 साल है नहीं अब 10 साल होने 15 अब 15 तो 30 नहीं भाई है ना। हाँ 15 7 कितना हो गया 22 तो तू देख ले बस 47 अखा जने हमनी देखम कि ना देखम हमनी तो बुढ़ा गेली सब हमनी जब वही सब हाँ हमनी के कोनो ठिकाना ना हो अब हमनी अग्रसर हो उसे विकासशील देश कहते हैं। यानी कि भारत क्या है विकासशील है। भारत क्या है विकासशील है यानी कि इसके पास कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है है ना। इसलिए ये क्या है विकासशील है बनने की कोशिश कर रहा है अभी हुआ नहीं है। ठीक है आगे के क्या ध्यान दीजिए आगे जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ठीक है ना। इसका अगला पार्ट देखेंगे तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं मिलते हैं अगले क्लास में है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत चलिए। हाँ